संडे स्पेशल जो टॉपिक हम लोग था श्रीलंका आर्थिक संकट, कारण और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो जैसा कि विदित है कि अभी हाल ही में वर्तमान में श्रीलंका में आर्थिक संकट काफ़ी गहराया हुआ है। तो इसको जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर इसकी गहराने की पृष्ठभूमि क्या रही होगी। जैसा कि विश्व राजनीति और सुशासन में बोला जाता है कि हमारी पीछे ली हुई नीतियाँ ही तय करती है कि हमारे आगे आने वाले भविष्य कैसे होंगे। तो श्रीलंका की पृष्ठभूमि हमें जाननी पड़ेगी, आखिर उसकी आर्थिक नीतियाँ कैसी रही थी पहले, कि जिस कारण आज इतना आर्थिक संकट गहराया हुआ है। तो जैसा कि ब्रिटेन ने भारत पर भी राज किया, ब्रिटेन ने श्रीलंका पर भी राज किया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। लेकिन श्रीलंका उस समय पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला देश था, सबसे ज़्यादा उसकी मोर्टेलिटी रेट थी, मृत्यु दर सबसे कम था, जन्म दर सबसे ज़्यादा था, वहाँ पर लोग सबसे अच्छे से रहते थे। मतलब एक तरफ से कहा जाए तो काफ़ी सुव्यवस्थित, एशिया में सबसे सुव्यवस्थित और सबसे खुशहाल देश था। तो उसकी स्थिति खराब कैसे हुई? 20 सालों तक अच्छी श्रीलंका की स्थिति चली। 20 सालों बाद वहाँ पर जो समाजवाद सरकार चल रहा था, उसके विरोध में कुछ झंडे उठाने लोगों ने शुरू कर दिए, जनता ने। तो सरकार डगमगाने लगी। इससे पश्चिम से देशों के श्रीलंका, मतलब उस समय जो भी राजनीतिक लीडर्स थे, पश्चिम के देशों से सहायता लेने लगे। और वहाँ पर प्रो यूएस गवर्नमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन पश्चिम के निर्देश द्वारा सरकार बनने लगी। और वहाँ की वो क्या बोलते हैं कि थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी। उन्होंने वर्ल्ड बैंक IMF के द्वारा लोन लिया। लोन ऐसे नहीं लिया, जैसे कि एशिया में सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म श्रीलंका से ही शुरू हुए। 1970 के करीब में उन्होंने आर्थिक सुधार अपने देश में शुरू किया। आर्थिक सुधार जब किसी देश में शुरू होता है, तो अगर आप वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं से पैसे लेते हैं, तो आप पे वो नॉर्म्स तय करते हैं कि आप पैसे ये ले रहे हैं तो आप अपने देश में ये सुधार करें। जैसे कि आपके देश में निजीकरण होगा, आपके देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी कंपनियां आएंगी, काम करेंगी। तो श्रीलंका ने आंख मूंद कर अपने देश में विदेशी कंपनियों को बुलावा किया, जिससे इनके सरकारी संस्थाओं का भी निजीकरण होने लगा। जब सरकारी संस्थाओं का निजीकरण होने लगा और भी सारे इंडस्ट्रियों में निजीकरण होने लगा, तो बाहर की कंपनियां आती थी और श्रीलंका की जो डोमेस्टिक कंपनियां थी, वो कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे होती जाती थी। हालांकि इंस्टेंट फ़ायदा तो होता था, 4-5 सालों के लिए बहुत फ़ायदा हुआ, आयात निर्यात में लोगों को रोजगार बढ़े और कम सस्ती कीमत वाली सामानें भी मिलने लगी, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं था। और किसानों की दशा भी खराब होने लगी, क्योंकि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने लगे, तो यहाँ की तो धान की, टी की उपज तो थी ही, लेकिन इससे भी सस्ते दामों में बाहर से भी मंगाया जा सकता था। सरकारों ने ये काम भी किया बाहर से मंगाने के लिए, यहाँ जहाँ से जिसके चलते यहाँ पर एग्रीकल्चर का मार्केट भी थोड़ा ख़राब हुआ। और फिर ये ऐसा सब चल रहा था। उसके बाद जबकि अगर समानांतर में देखें तो इंडिया और चाइना ने भी अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। 1991 में इंडिया ने किया, चाइना में 1980 में किया, लेकिन IMF वर्ल्ड बैंक के नॉर्म्स को इंडिया ने आंख मूंद कर पालन नहीं किया। इसीलिए इनकी ग्रोथ तो स्लो रही, लेकिन बट स्टेडी रही, जिसके कारण आज भी ये टिके हुए हैं। तो ये सब कारण चल रहे थे। उसके बाद 2009 में इसके बाद 1989 में वहाँ की जो तमिल लोग हैं, उन्होंने LTT एक ग्रुप बनाया। LTT ने सरकार के प्रति अपनी स्वायत्ता की मांग करने के लिए गृह युद्ध शुरू कर दिए। गृह युद्ध के चलते सरकार आर्थिक स्थिति और खराब होगी, चूँकि गृह युद्ध में सीधे उनका सामना LTT ग्रुप से और श्रीलंकन गवर्नमेंट से था। तो इसके चलते आर्थिक संकट और गहराने लगा, जिससे सरकार के और रुपये खर्च। फाइनली 2009 में महिंद्र पक्षे की जब सरकार आई, तो गृह युद्ध समाप्त हुआ। 3-4 साल तक सरकार अच्छे से चली। उसके बाद 2016 में फिर श्रीलंका ने IMF वर्ल्ड बैंक से फिर पैसे लिया। फिर IMF वर्ल्ड बैंक ने उनको कुछ नॉर्म्स दिए, जिसके कारण सरकार थोड़ी सी और डबाडोल हुई। एक तरफ से चाइना का डेब्ट ट्रैप पॉलिसी तो था ही, लेकिन IMF का डेब्ट ट्रैप पॉलिसी भी था, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट और वहाँ की प्रशासक या फिर वहाँ के नीति निर्देशक बनाने वालों ने कुछ समझ नहीं पाए और अपनी स्थिति को सुधार नहीं पाए। और ये तो पृष्ठभूमि हो गई। अब हम देखते हैं कि हालिया घटनाक्रम क्या रहे तात्क्षणिक
जिससे कि श्रीलंकन क्राइसिस, आर्थिक क्राइसिस और बढ़ने लगा। जैसा कि श्रीलंका की जीडीपी टूरिज्म से सबसे अधिक चलती है, 1.5 मतलब 5 में 10 में दूसरा हिस्सा टूरिज्म से आता है। तो हाल में कुछ घटनाक्रम ऐसे हो गए हैं, बम के धमाकों या फिर कुछ देश की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं थी और कोविड क्राइसिस आने के बाद पर्यटन में थोड़ी सी ढीलासिली होने लगी, जिसके कारण जीडीपी में पर्यटन का योगदान कम हो गया और राजनीतिक अस्थिरता, जिसमें एक ही परिवार के लोगों की भागीदारी और सरकार के झूठे वादे नहीं, सरकार के प्रलोभन वाले वादे, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स को 24% से कम करके 18% कर दिया गया, जिस पर सारा कुछ जनता पर चला गया। और ऐसे तमाम वादे जो केवल इंस्टेंट थे, जिस पर लोगों का आने वाले दिनों में कोई ज़्यादा आर्थिक स्थिति मतलब आर्थिक विकास की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। ये सब चीज़ें चल रही थी और चाइना, श्रीलंकन की इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी समय तक खराब हो चुकी 2019 तक। तो चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए वहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह लिया और कुछ देश में और उनकी श्रीलंका के मतलब कुछ और भागों में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए काफ़ी पैसे दिए, लेकिन कुछ समय बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट उसको चुका नहीं पाई, तो इसीलिए उसको लीज पर देना पड़ा और फिर और देशों से उनको ऋण मतलब उतने ब्याज पर नहीं मिल पा रहे थे जितने इनको चाहिए, और IMF, वर्ल्ड बैंक इनको लोन देने से काफ़ी हिचकिचा रहा था। अब ये है कि भारत के लिए श्रीलंका इम्पोर्टेंट इतना क्यों है, ये जानना, क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और हिंद महासागर में श्रीलंका ही एक ऐसा देश है, अगर उसका यूज कोई और देश कर ले तो बफर स्टॉक की तरह हमारी कंट्री को सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी सुविधापूर्ण नहीं होगा। तो इस दृष्टि से श्रीलंका हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रीलंका को भारत ने काफ़ी सारा सहयोग भी किया है और ये कहीं ना कहीं भारत के पास एक अवसर भी है एहसान जताने का। मतलब एहसान जताने का मीन्स निगेटिव सेंस नहीं, मतलब मीन्स ये कि अभी चाइना का उस पर इकोनॉमिक प्रवृत्ति तो बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिया उसकी मदद करता है, हालांकि कर भी रहा है, अगर इंडिया उसकी मदद करता है तो आने वाला भविष्य में हमारे पड़ोसी संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे। जैसा कि हमारा सांस्कृतिक सेंटिमेंट भी उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के दक्षिण भारत के लोग तमिलियन जो हैं, वहाँ पर भी तमिलियन जो हैं, तो व्यापार, घूमना फिरना, सांस्कृतिक सेंटिमेंट हम लोग काफ़ी अच्छे से जुड़ी हुई है। तो इस लिहाज से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और पड़ोसी देश है और इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यही सब कारण हो गए, कुछ छोड़ गया होगा तो आगे हो गया। बताने। हो गया।